हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 14वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 13 लेक्चर पूरी तरह से कवर हो गए हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को ख़त्म कर दिया है और तीसरी यूनिट हमारी चल रही थी। उस तीसरी यूनिट में हम बल का डिस्कशन कर रहे थे। 2 प्रकार के बल हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। पहला घर्षण बल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका क्या इतिहास रहा था बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल। आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसका क्या क्रमिक विकास रहा है, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम असंजन बल और असंजन बल पढ़ने वाले हैं कि सर कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इस फ्लो चार्ट में मैंने कहा है कि संसार का कोई भी बल, संसार के जितने भी बल हैं, अगर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो 3 कैटेगरी बनेगी। या तो वो बल आकर्षण प्रकृति का होगा, या फिर वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, या कोई ऐसा भी बल हो सकता है जो सर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति रखता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि संसार का कोई भी जो बल होगा वो 3 कैटेगरी में हो सकता है। पहला है आकर्षण बल, दूसरा है ये वाला प्रतिकर्षण बल, और कुछ ऐसे बल भी होते हैं जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार की प्रकृति रखते हैं। अब हमने 2 बल पढ़े थे। हमने पढ़ा था सर घर्षण बल। तो हमने घर्षण बल की जब परिभाषा लिखाई थी तो हमने ये कहा था कि वह विरोधी बल, मतलब विरोधी बल, ऐसा बल जो किसी की गति का विरोध करे, जो किसी चीज का विरोध करे, तो वही बल सर एक तरह से प्रतिकर्षण की श्रेणी में डाला जाता है। तो हमने जो घर्षण बल पढ़ा था, तो हम यहाँ कहेंगे कि एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करना चाहें तो प्रतिकर्षण बल में हम घर्षण बल को घर्षण घर्षण बल हम घर्षण बल को प्रतिकर्षण की श्रेणी में रख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं विरोध करता है, गति का विरोध करता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका विरोध करता है। इसलिए सर हमने इसको प्रतिकर्षण की श्रेणी में रख दिया है। एक और हम यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं सर, एक और एग्जाम्पल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन प्रत्यानयन बल जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल, जब हम दोलनी गति पढ़ेंगे तो वहां पर प्रत्यानयन बल को एक बार डिस्कस करेंगे। तो जो प्रत्यानयन बल होता है सर, वो भी प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, वो भी कहीं ना कहीं गति को रोकने का प्रयास करता है। जैसे झूला होता है, झूले पर अगर आप एक बार बल लगाकर छोड़ देंगे तो एक सिचुएशन के बाद झूला आकर रुक जाता है। इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे प्रतिकर्षण बल लग रहा है और उस प्रतिकर्षण बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेंगे वो तो हम ये बल की चर्चा कर ही रहे हैं, और अंत में हम प्रत्यानयन बल का भी डिस्कशन करेंगे, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सर आकर्षण प्रकृति का बल कौन होता है। तो देखो, हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ा है। वह जो बल है वो एक प्रकार का आकर्षण प्रकृति का है, एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर और कौन सा बल है जो आकर्षण प्रकृति का हो सकता है, तो अगला हो सकता है सर नाभिकीय बल। नाभिकीय बल नाभिकीय बल जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं सर, वो भी आकर्षण प्रकृति के होते हैं। देखो, नाभिक में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मतलब ये इतना मजबूत है। वैसे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास में लाते हैं तो उनको दूर भगाता है, ये सिचुएशन होती है। लेकिन नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो सर वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं उनको तो दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के पास रहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, उन मतलब समान प्रकार के आवेशों को बांध कर रखा है उसने, न्यूक्लियर फोर्स, तो वो भी सर आकर्षण प्रकृति का ही होता है। अब हम बात करते हैं सर ऐसा कौन बल है जो आकर्षण प्रकृति के साथ साथ सर प्रतिकर्षण प्रकृति भी रखता है। तो वो होता है, यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल, तो वो होता है विद्युत बल। विद्युत बल, आप अगर देखा होगा कि सर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाते हैं तो सर वो दूर भगाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब उनके बीच में जो बल लग रहा है, चार्ज है तो विद्युत बल लगेगा, लेकिन दोनों समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण लग गया। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लाए हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, इसका मतलब वो सर वो आकर्षण प्रकृति का भी हो जाएगा। तो जो विद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला है हमारा सर चुंबकीय बल।
अगर हम चुंबकीय बल की बात करें, चुंबकीय, तो देखा होगा कि चुंबकीय बल, देखो मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा कि जब बचपन में एक चुम्बक का खेल आपने किया होगा, ये सबने किया होगा लगभग, कि चुम्बक ले ली और एक आगे रख लिया, एक इसके पीछे रख ली, तो हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो आगे भागती है, भागती आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और जब चुम्बक को पलट के रखते थे तो फिर वो खींच लेता था। इसका मतलब जो चुम्बकीय बल है सर, आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो ये जो दो बल है ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं सर। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने हमें समझने हैं तो वो हमने लिख दिए हैं। अगला आज जो हम पढ़ने वाले हैं सर, वो पढ़ने वाले हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल को दो भागों में बांटते हैं हम। आकर्षण बल के ही अगर आगे कैटेगराइज करें तो दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक आता है ससंजन बल और एक आता है असंजन बल। तो हम अगर बात करें सर, ये जो आकर्षण बल है, मैं इनकी आज यहाँ पर इनकी हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं आकर्षण, आकर्षण बल। तो अगर आकर्षण बल को डिवाइड करने का प्रयास करें तो हम दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखो हम अभी यहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ससंजन बल, एक होता है ससंजन बल, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, SIVE, कोहेसिव फोर्स। फोर्स की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, आगे निकल जाएगी तो आप समझ जाना। और एक होता है असंजन बल, असंजन बल मतलब एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो हम दो तरह के, ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, इसको भी अगर आगे कैटेगराइज करेंगे तो दो बलों में और डिवाइड हो जाएगा। पहला बल निकल के आएगा सर ससंजन बल, कोहेसिव फोर्स, और अगला निकल के आएगा असंजन बल। तो देखो यहाँ याद रखना कि चाहे असंजन हो चाहे ससंजन हो, दोनों ही आकर्षण प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं। अब हम समझेंगे कि सर ससंजन बल और असंजन बल क्या होता है। देखो ससंजन बल की परिभाषा अगर बात करें, परिभाषा, तो मैं एक डायग्राम आपको बनाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लोहे का ये ब्लॉक है, एक ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे का ये ब्लॉक है, क्यूब है। अगर मैं बात करूं सर इसके क्यूब को थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करूं, तो देखो इतने पार्ट को मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर यहाँ इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं ताकि आप स्पष्ट तरह से देख सकें इतने वाले पार्ट को। तो हम देखेंगे सर इसके जो पार्टिकल हैं, इस तरह से इस लोहे के पार्टिकल्स होंगे, लोहे के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से होंगे। ये मैंने ये लोहे का ब्लॉक है, FE मैं लिख देता हूँ, ये FE लोहे का ब्लॉक है। तो जो लोहे का ब्लॉक है उसको मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है। यहाँ पर तो पार्टिकल्स होंगे लेकिन इन्हीं को मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है। ये जो है ये क्या है, ये सर ये लोहे के पार्टिकल्स हैं, ये लोहे के मॉलिक्यूल हैं। अब इन लोहे का मॉलिक्यूल, एक ये लोहे का है, ये भी सर एक लोहे का मॉलिक्यूल है। तो जब समान प्रकार के वस्तुओं के मध्य, समान प्रकार की वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल जो लगता है उसको हम बोलेंगे ससंजन बल। मतलब अगर हम यहाँ देखें सर ये एक लोहे का पार्टिकल है और एक ये भी सर लोहे का पार्टिकल है, तो इनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा सर इसी को बोलेंगे ससंजन बल। ससंजन बल की परिभाषा क्या हुई कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य, वो जो अणु है वो समान प्रकार का होना चाहिए, या तो लोहे का हो, या पानी का हो, या प्लास्टिक का हो, या लकड़ी का हो, मतलब सेम प्रकार का हो। तो हम कहेंगे सर समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा सर उसी बल को हम ससंजन बल कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिख देते हैं। समान प्रकार के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही ससंजन बल कहलाता है, ससंजन बल कहलाता है। तो हम यहाँ ससंजन बल की परिभाषा समझे कि सर ससंजन बल क्या होता है कि अगर समान प्रकार के अणु हैं, अगर समान प्रकार के अणु हैं तो उनके मध्य में जो बल कार्य करेगा वो सर ससंजन बल कार्य करेगा। जैसे मैंने कहा सर ये लोहे का पार्टिकल है, तो लोहे और लोहे का अगर कण है, अगर लोहे और लोहे का मॉलिक्यूल है तो उनके मध्य में ससंजन बल कार्य करेगा।
और अगर पानी और पानी का है तो सर उनके बीच में भी सहसंजन बल कार्य करेगा। अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये H2O का है, H2 मतलब जल का मॉलिक्यूल, और ये भी सर H2O का मॉलिक्यूल है। तो इनके मध्य में जो बल कार्य करेगा सर, वो बल कौन सा होगा, वो होगा सहसंजन बल। तो सहसंजन बल की हमें परिभाषा समझ में आई कि सर सहसंजन बल वो होता है जो समान प्रकार के अणुओं के मध्य कार्य करता है और एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है। अगर हम ये बात करें कि सर अब इसके साथ आसंजन बल समझते हैं, फिर उसकी एग्जाम्पल समझेंगे कि संसार का वो कौन सी वस्तु है जिसके अणुओं के मध्य में सहसंजन बल मैक्सिमम होता है, वो हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल। पहले यहाँ समझते हैं कि सर आसंजन क्या होता है। तो आसंजन बल की बात करें तो आसंजन बल का अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ समझेंगे कि ये है हमारा, मान लीजिए ये एक लोहे का पार्टिकल है, एक लोहे का ये ब्लॉक है, ये हम मानते हैं कि सर ये Fe का है, और इसके पास में एक और ब्लॉक रखा है, उसके इसके पास में एक और ब्लॉक रखा है। ये हम मानते हैं कि सर ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये Au, ये सोने का ब्लॉक है। तो जब इन दोनों को जब पास में लाएंगे, इन दोनों को पास में लाएंगे तो सर लोहे का और सोने का जो मॉलिक्यूल होगा एक दूसरे के पास में आएगा। तो एक दूसरे के पास में आने के कारण वो एक दूसरे को खींचना प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ पर भी आकर्षण बल लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल निकालते हैं। ये हमने लोहे का मॉलिक्यूल लिया और ये हमने सोने का मॉलिक्यूल, ये लोहे का मॉलिक्यूल है, ये सोने का है, ये Fe का है, ये Au का है। तो इनके मध्य में जो भी आकर्षण बल लगेगा सर उसको हम आसंजन बल कहते हैं। इसका मतलब आसंजन बल की परिभाषा क्या हुई कि सर असमान प्रकार के अणु, असमान प्रकार क्या होता है कि सर अगर एक लोहे का लिया है तो एक हम पानी का ले रहे हैं, या एक लोहे का लिया तो एक सोने का ले लिया, सर एक पानी का लिया और एक हमने किसी प्लास्टिक का ले लिया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि दो असमान प्रकार के अणु होंगे और उनके मध्य में जब आकर्षण बल लगेगा तो उसको हम बोलते हैं आसंजन बल। इसके हम अभी एग्जाम्पल समझेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि हम लिखेंगे जब असमान असमान जब असमान प्रकार के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तो उसे ही आसंजन बल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर परिभाषा समझ में आई कि सर आसंजन बल क्या होता है। सर असमान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, वो है आसंजन बल। अब हम समझते हैं सर एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल इसके समझते हैं पहले कि सर एग्जाम्पल आसंजन बल के क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर एक पेंसिल है और पेंसिल के माध्यम से मैं अगर कॉपी पर लिख रहा हूं, तो जो लिख रहा हूं ना, तो लिखने में होता क्या है कि स्याही एक अलग प्रकार का अणु है और उस पेज का जो अणु होगा वो अलग प्रकार का है। तो जो लिखना संभव हो पा रहा है वो भी आसंजन बल के कारण हो रहा है। तो हमें लिखते हैं पेन से पेपर पर लिखना। अगर हम पेन से पेपर पर कुछ लिख रहे हैं तो उनके बीच में पेन की जो स्याही होगी वो और उस पेपर का पार्टिकल होगा वो, उनके मध्य वो अलग अलग प्रकार के हो गए, तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा, आसंजन बल कार्य करेगा। अगला हम आपसे बात करते हैं कि सर अगर आंखों में काजल लगाते हैं तो काजल चिपक जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। सर काजल का पार्टिकल अलग प्रकार का है और सर आंख में स्किन है उसका पार्टिकल अलग प्रकार का है, तो वो पार्टिकल आंख के ऊपर चिपक रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा बल लगेगा, आसंजन बल लगेगा। तो हम लगेंगे काजल का आंख में चिपकना। अब तुमको सर आंख में नहीं मतलब पलकों पर यहाँ चिपकाते हैं, आंख में लिख दिया है, आंख में समझ जाना इसका मतलब क्या। तो काजल जो है, काजल चिपकता है सर, वो भी किसके कारण, आसंजन बल के कारण। सर होठों पर लिपस्टिक चिपकती है सर, वो भी आसंजन बल के कारण। और हम कोई क्रीम लगाते हैं सर, वो चिपक जाती है, तो वो भी आसंजन बल के कारण। तो अगर हम बात करें सर यहाँ काजल के स्थान पर, देखो काजल के स्थान पर हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर लिपस्टिक बोलते हैं, लिप पर चिपकने वाली। और अगला बात सकते हैं कोई
कोई भी हम क्रीम की बात करें तो सर वो यहाँ पर चिपकती है। तो क्यों चिपकती है सर? असंजन बल के कारण ही चिपकती है, वहां पर असंजन बल कार्य करता है। अगर आप देखो काजल की बात करें तो काजल भी बहुत महंगे महंगे काजल आते हैं। एक मान लीजिए कि तुम्हें अगर अब देखो फिजिक्स तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मानता हूँ कि मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आपकी पत्नी आई, और क्या है कि तुम पढ़े लिखे हो और पत्नी भी ठीक ठीक ठाक पढ़ी लिखी है। पत्नी मार्केट में गई और उसने बोला कि फोन करके बोला कि मुझे एक काजल पसंद आया है, और आपको जानकारी नहीं है। आपने कहा कि काजल पसंद आया है, तो आपके माइंड में वही आया होगा, 10 रुपए का काजल आता है, 20 का आता है, 30 का आता है, 50 का आता है, ज्यादा 100 का आ जाएगा। उसने कहा कि उन्हें पूछा, पति ने पूछा कि भाई ये बताओ कौन सा काजल पसंद आया है? तो उसने कहा कि मुझे पसंद आया है न्यूयॉर्क कोलोजल काजल। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ले लो, खरीद लो। मतलब बिना सोचे समझे बोलेगा खरीद लो, जाओ मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उससे कटवा देना पैसे। और जैसे उसने खरीदा तो तुरंत उसके पास मैसेज गया, 30,000 रुपये डिडक्टेड, 30,000 रुपये काट लिए गए हैं तुम्हारे अकाउंट से। एकदम एकदम सदमा लगा, और सदमा के बाद तुरंत कॉल करके पूछा कि क्या चक्कर है, क्या खरीद लिया ऐसा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, काजल खरीदा है। ये काजल 30,000 रुपये का? बिल्कुल, न्यूयॉर्क कोलोजल जो काजल आता है वो 30,000 31,000 का समथिंग आता है, बहुत महंगा होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर वहां पर तुम्हें काजल की जानकारी नहीं होगी तो फिर तुम्हारे पढ़ने का क्या फायदा? तुमने फिजिक्स पढ़ी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूछ लो, ना तो ऐसा होगा कि ऐसा खतरनाक शॉपिंग होगी, एक चीज ही तुम्हारी 30-30 हजार की आएगी, तो तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था है ना पूरे महीने की, वो पूरी गड़बड़ा जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम आता है। तो काजल तुम देखा होगा कि तुम अभी ये सोचते होगे कि सर नहीं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 30 का ऐसा आ जाता है। नहीं भाई साहब, 30-30, 50-50 हजार रुपए तक के काजल आते हैं। अगर मार्केट में आप जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ ये खतरनाक खतरनाक काजल मौजूद हैं। और फिर उसके बाद क्रीम, बहुत हैवी हैवी क्रीम आती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सब के मध्य में सर फिजिक्स का एक फिनोमेना काम करता है, वो होता है आकर्षण बल, और इसको बोलते हैं असंजन बल। असंजन बल के कारण ये चिपकते हैं। अब आपसे बात करें कि सर अच्छा काजल कौन होता है? देखो जब भी काजल हम लेने जाते हैं तो सर उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। तो उस पर लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स का परसेंटेज लिखा रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपके सामने 4 काजल हैं और 4 काजल में चारों पर हमें ये चेक करना है कि सर ये कौन अच्छा है, कौन थोड़ा सा खराब है। तो अगर हम यहाँ देखना है तो हम उस पर यही देखेंगे, जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे उसमें ये लिखा रहेगा हमने इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई है और क्या क्या कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज मात्रा देखेंगे, वहां पर हम बस एक चीज को पढ़ेंगे, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, तो सर एडहेसिव फोर्स जो है जहां ज्यादा होगा, जहां ज्यादा होगा सर वही काजल अच्छा होगा। ना तो ऐसा होगा कि रात में हम काजल लगा के लेट गए और सुबह जब उठा, क्योंकि देखा होगा कि बचपन में वो एक दीपक होता था, दीपक के जो एक पीतल का बर्तन होता था उस पर तेल लगाया और दीपक पे ऐसे रख दिया और फिर धीमे 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 काजल बन जाता था, उसको लगा देते। वो भी ठीक ठाक अच्छा होता था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता था। उसके जो कणों के मध्य में जो ये है असंजन बल, ये इतना ज्यादा नहीं होता था। रात में लगा के सोए और सुबह देखा तो ये पूरा फैल गया चेहरे पर, एकदम भयानक चेहरा लग रहा है, एकदम दानव टाइप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उसमें असंजन बल कम था। तो इसलिए मार्केट में जो कंपनी है वो इस असंजन बल का भरपूर ख्याल रखती हैं। वो जानती हैं कि अगर ये खराब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लो कोई अच्छा खासा दूल्हा सज रहा है और तैयार हो गया, बढ़िया हो गया, एकदम काजल वाजल लगने का, क्योंकि भाभी आती है फिर काजल लगाती हैं, तो काजल लगाने वाला सर आया सिस्टम। लेकिन उस वक्त हुआ क्या, गलती से काजल 10 रुपए वाला आ गया, अब लगा दिया काजल। अब हुआ क्या कि जैसे ही वहां पर गए बारात में तो थोड़ा डांस वांस हुआ, सब कुछ हुआ, तो पसीना आ जाता है, तो पसीने के कारण उसने बेचारे ने दूल्हे ने पोंछा तो ऐसा फैल गया पूरे चेहरे पर। एकदम दूल्हा एकदम, जिसका फोकस सबका फोकस उसी की तरफ था, वो थोड़ी देर बाद देखने लगा कि जब पहुंचने के बाद उसका शकल एकदम वैसे हुई, इधर काला इधर काला, तो आज ऐसे लगा पता नहीं कहाँ बॉक्सिंग करके आया है और दोनों आंखें काली कर दी हैं। होता देखा होगा कि एक इधर घूसा मारा तो ये आंख काली, इधर घूसा मारा तो ये आंख काली, तो दोनों आंखें काली हो गई, एकदम दानव टाइप लग रहा है, एकदम खतरनाक। ये कैसा दूल्हा है? तो कुल मिलाकर वहां पर आपको मजाक अगर नहीं उड़वानी है तो थोड़ा ध्यान रखो, काजल अच्छा वाला मंगाओ, ना तो बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तुम्हें जानकारी रखनी चाहिए कि सर जो काजल है चाहे लिपस्टिक है चाहे क्रीम है, सब चिपकती हैं, असंजन बल के कारण ही चिपकती हैं, हम याद रखेंगे। तो ये हो गया। अगला अगर बात करते हैं सर ससंजन बल का एग्जाम्पल क्या है, देखो ससंजन बल अगर हम बात करें इसकी, तो समान प्रकार के अणु थे, तो ससंजन बल हम बात करते हैं सर इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी चीज है, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सा पदार्थ है जिसके अणुओं के मध्य में जो ससंजन बल है सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा है। अब देखो जितना ज्यादा सहसंजन होगा उतनी मजबूती से वो अणु चिपका रहेगा, वो किसी दूसरे से चिपकने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि भैया हमारे ही अंदर इतना बल है कि हम आराम से चिपके हैं, हमें कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमारा सहसंजन बहुत हैवी है। ऐसा कौन सा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर Hg के कणों कणों के मध्य कणों के मध्य Hg के कणों के मध्य सहसंजन बल सबसे सबसे अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है, हम लिखेंगे। ये हमने लिखा भाई साहब, एक एग्जांपल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतनी मजबूती से बने रहते हैं, इतनी मजबूती से बने रहते हैं कि वो किसी दूसरे से चिपकने का प्रयास नहीं करते। और ये मरकरी, देखो मरकरी के बारे में जानकारी करेंगे तो मरकरी जो होता है वो एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में मिलती है, मतलब धातु है लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो एकमात्र होती है, वो है मरकरी। अभी जो मरकरी है, मरकरी के जो पार्टिकल्स के मध्य में जो ये बल लगता है, जो बल लगता है सहसंजन बल, ये इतना ज्यादा होता है, इस संसार में कोई इतना मजबूत पदार्थ नहीं है या कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके मध्य में इतना ज्यादा सहसंजन बल लगे। अब देखो सहसंजन बल जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का उतना ही घनत्व होगा, और जितनी ज्यादा वो घनी है उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी वस्तु के पार्टिकल्स के मध्य में सहसंजन बल ज्यादा है तो सर उसका घनत्व ज्यादा होगा, और क्यों सहसंजन बल ज्यादा है तो बहुत पास खींच लेगा उसको, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर घनत्व ज्यादा है तो सर उसका वजन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस यही कारण है कि तुमने देखा होगा मरकरी, अगर हम 1 लीटर का पात्र लें, हमने कहा कि सर ये हमारे पास एक लीटर का पात्र है और इसमें हमने मरकरी को भर दिया है पूरा। ये पात्र था मात्र 1 लीटर का, और 1 लीटर का पात्र है, 1 लीटर के पात्र में मरकरी फुल भर दी है, तो इसका वजन हो जाएगा 13.56 किलोग्राम, इतना वजन हो जाता है। इसका मतलब जो तुम 1 लीटर देखते हो, 1 लीटर, उस 1 लीटर के पात्र में अगर पानी को भरते हो तो सर 1 किलोग्राम ही उसका वजन बैठता है। लेकिन अगर उतने ही जगह में अगर आप मरकरी भर देंगे, क्योंकि मरकरी का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से 13.56 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब पानी के वजन से 13.56 गुना ज्यादा वजन हो जाएगा मरकरी में, तो 1 लीटर के पात्र में इतनी मरकरी आएगी। और संसार का यही एकमात्र ऐसा चीज है जिसके अणुओं के मध्य में, यही एकमात्र ऐसा लिक्विड है जिसके अणुओं के मध्य में सहसंजन बल मैक्सिमम होता है। अब इसी के कारण ये किसी से चिपकता नहीं है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मानता हूँ, एक यहाँ पर टब है, मैंने उसमें मरकरी भर दी है और मैंने कहा कि भाई साहब जाओ इसमें डूब जाओ, तो आप ऐसे नाक बंद करके डूब गए मरकरी में, और फिर उसके बाद निकले, तो जब निकलोगे तो एकदम सूखे निकलोगे, वो मरकरी चिपक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मरकरी का जो सहसंजन बल है वो इतना हैवी है, वो ये कहता है कि भाई साहब मैं दूसरे से चिपकने नहीं दूंगा। अगर मान लो तुम्हारा ये हाथ है, मैंने हाथ पूरा मरकरी में अपना मतलब भिगो दिया, अंदर डाल दिया, और फिर मैंने जब निकाला हाथ, तो मरकरी के बाहर निकलने के बाद जिस तरह से सूखा हाथ था वैसा ही रहेगा, क्योंकि मरकरी का एक भी पार्टिकल तुम्हारी स्किन से नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है सर, सहसंजन बल लग रहा है, बहुत हैवी होता है। तो हम इसकी मरकरी के बारे में ये बात याद रखेंगे। दूसरा हम यहाँ पॉइंट करते हैं सर, जो भी जैसे हम पानी है, पानी को अगर ऐसे छोड़ देंगे या फिर पानी बरसात की बूंदें गिर रही हैं तो वो गोल आकृति धारण करता है। सर गोल आकृति धारण क्योंकि पानी का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर सहसंजन बल लगाते हैं, तो सहसंजन बल लगाने के बाद वो उसका आकार को छोटा करने का प्रयास करते हैं। अब तुमने देखा होगा कि सर इसके पीछे तो पृष्ठ तनाव कारण होता है, तो हम आपसे एक सवाल बताते हैं कि जब भी सवाल एक इस तरह से आए कि पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने का कारण क्या है, सर उसके पीछे कारण ये सहसंजन बल ही है। सहसंजन बल के कारण ही किसी लिक्विड में पृष्ठ तनाव का गुण आता है। अगर सवाल पूछे कि पृष्ठ तनाव का गुण किस बल के कारण आता है, तो हम कहेंगे सहसंजन बल के कारण, लिख देंगे। तो कहाँ लिखें भाई, यहाँ लिखते हैं, यहाँ नोट पॉइंट लिखते हैं कि किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण सहसंजन बल के ही कारण होता है। तो हम कहेंगे सर किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण सहसंजन बल के कारण ही होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले, देखो सवाल आएगा कि किसी द्रव के कारण
किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण डैश के कारण होता है। तो इस डैश की जगह खाली जगह आपको देगा कि सहसंयोजन बल है, असंयोजन बल है कि और भी प्रकार के बल रख देगा। तो इस कुल मिलाकर यह है पृष्ठ तनाव का अगर किसी लिक्विड में गुण है तो सर उसके पीछे भी सहसंयोजन बल कार्य करता है। तो ये हमने समझा सहसंयोजन बल और असंयोजन बल। देखो असंयोजन बल के एग्जाम्पल ये हो गए। इसके बाद यहाँ से एक सवाल पूछता है कि सर अगर एक गीला कागज है उस पर लिखना कठिन है, या सर एक कागज है उसके ऊपर हमने पानी गिरा दिया, तो बताइए उस पर लिखना कठिन हो जाता है क्यों? तो हम कहेंगे सर पानी गिरने से जो इंक और उस पन्ने के अणु के मध्य में जो असंयोजन बल लग रहा था सर वो बल कम हो जाता है। तो इसका मतलब असंयोजन बल कम होने के कारण उस पर लिखना कठिन हो जाता है। अगर हम बात करें कि सर कि अगर गीले पेज पर लिखना कठिन होता है क्यों? असंयोजन बल कम होने के कारण। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भी नोट पॉइंट लिख देंगे, नोट पॉइंट लिख देंगे कि गीले पेज पर लिखना कठिन होता है। तो क्यों होता है भाई साहब? तो हम कहेंगे इसका कारण है असंयोजन बल के कम होने के कारण। 4 ऑप्शन इसके बना देता था। अगर हम इस सवाल को एग्जाम का सवाल बनाना चाहें तो यहाँ 4 ऑप्शन बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लेंगे कि सर गीला एक पेज है उस पर लिखना कठिन है, ऑप्शन हमने बनाए कि असंयोजन बल कम हो जाता है, सहसंयोजन बल कम हो जाता है, कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम कहेंगे सर वहाँ असंयोजन बल कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सर एक हमने 2 तरह के काजल लिए, हमने कहा कि सर एक काजल अच्छे से चिपक गया, वो छूटा ही नहीं अगले दिन, और दूसरा कागज पूरे चेहरे पर फैल गया। तो हम कहेंगे कौन से वाले काजल का असंयोजन बल ज्यादा है? तो जो नहीं छूटा है सर उसका असंयोजन बल ज्यादा है, और जो छूट गया है सर उसका असंयोजन बल कम है, इसीलिए वो फैल गया है। कुल मिलाकर हमें सहसंयोजन और असंयोजन बल की परिभाषा समझ में आई और इसके कुछ एग्जांपल समझ में आए। इससे आगे की बात मैं अभी करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसकी आगे की और चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम सहसंयोजन बल और असंयोजन बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। सर यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकता है। देखो अगर मैं बात करता हूँ नोट पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर पहला नोट पॉइंट है कि सर आपने देखा होगा कि परमानेंट मार्कर, एक होता है देखो परमानेंट मार्कर, और एक से जिससे मैं लिख रहा हूँ ये साधारण मार्कर है। तो एक होता है परमानेंट मार्कर तथा साधारण मार्कर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये साधारण है। साधारण मार्कर में किस का असंयोजन बल ज्यादा होता है? आपसे अगर पूछ लें ज्यादा है, चलो है। तो अगर हम बात करें सर एक होता है परमानेंट मार्कर और एक होता है सर ये साधारण मार्कर। ये जो है साधारण मार्कर है, साधारण है इसीलिए मैं आराम से इसको मिटा देता हूँ, तुरंत मिट जाता है। ये सर मिट क्यों जाता है? इसलिए मिट जाता है क्योंकि इसके इंक में असंयोजन बल की जो प्रकृति है वो सर कम है, असंयोजन बल की प्रकृति कम है, इसीलिए ये तुरंत मिट जाता है। इसको छुटा देता हूँ। लेकिन अगर यहाँ परमानेंट मार्कर होता, परमानेंट मार्कर आते हैं, जैसे आप ट्यूबलाइट खरीदने जाते हो तो ट्यूबलाइट जब खरीदते हो तो वो कहता है कि हम इसकी गारंटी दे रहे हैं, तो फिर वो लिख कर देता है डेट, एक डेट लिखता है कि इतनी डेट को आप लेके जा रहे हो और इसकी 2 साल की गारंटी है या फिर 3 साल की, जो भी है वो लिख देता है। अब वो ऐसे मार्कर से लिखता है कि वो मिटे नहीं, क्योंकि कल को अगर वो मिट जाएगा, अगर इस मार्कर से लिख देगा सादर से तो वो मिट जाएगा, तो आप दूसरा बल्ब लेकर चेंज कर लोगे। इसीलिए वो जो मार्कर का इस्तेमाल करता है लिखने पर, तो वहां पर एक परमानेंट मार्कर होता है जो एक बार लिख दिया तो वो हमेशा के लिए लिखा रहता है, वो होता है परमानेंट मार्कर। तो यहाँ हमने पूछा है कि परमानेंट मार्कर तथा साधारण मार्कर में किसका असंयोजन बल ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे सर परमानेंट मार्कर का असंयोजन बल ज्यादा होता है। यही कारण है कि वो फिर एक बार चिपकने के बाद छूटता नहीं है। तो हम इसका आंसर आएगा परमानेंट मार्कर। जो परमानेंट मार्कर है सर उसका असंयोजन बल ज्यादा होता है। नोट पॉइंट हम अगला पढ़ते हैं। अब हम एक बात समझे थे कि सर अगर पदार्थों के कणों के मध्य जो समान प्रकार के कण हैं उनके मध्य जो लगेगा बल वो सहसंयोजन बल है। सहसंयोजन बल जितना ज्यादा होता है किसी मान लो लिक्विड का,
ससंजन बल, क्योंकि घनत्व गुण किसका है, घनत्व लिक्विड का है, तो मैं लिक्विड की बात करता हूँ। सर किसी लिक्विड के कणों के मध्य में ससंजन बल जितना ज्यादा होगा सर उतना ही उसका घनत्व हो जाएगा, और जितना ज्यादा घनत्व हो गया वो उतना ही ज्यादा भारी हो जाएगा। तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि द्रव द्रव का द्रव का द्रव द्रव का घनत्व घनत्व समानुपाती होता है ससंजन बल। ये हम याद रखेंगे कि किसी द्रव का घनत्व है वो ससंजन बल के समानुपाती होता है और असंजन बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सर घनत्व डेंसिटी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सर वो डिपेंड करती है ससंजन बल पर कि कितना ससंजन बल ज्यादा है। देखो मरकरी का मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मरकरी के पार्टिकल्स के मध्य में से ससंजन बल सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि उसका घनत्व लिक्विड में, अगर किसी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में उसका घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण उसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया था 13.56 किलोग्राम होता है, 1 लीटर के पात्र में मरकरी बन जाता है। तो हमें यहाँ समझ में आया कि सिर्फ घनत्व की बात करते हैं, और घनत्व के साथ साथ द्रव्यमान भी, जितना ज्यादा घना होगा उतना ही ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा। इतनी बात हम समझते हैं। हम अगला नोट पॉइंट समझते हैं कि सर अगला क्या हो सकता है। तो हमने समझा परमानेंट मार्कर और साधारण मार्कर। अगर बात करते हैं सर आँखों के पलकों पर काजल काजल का चिपकना। अगर आंखों के जो पलक हैं उन पर काजल चिपकता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो सर इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है, तो हम कहेंगे असंजन बल, असंजन बल। तो ये भी हम लिख के चलेंगे सर, आंखों के पलकों पर काजल चिपक जाता है सर, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो असंजन बल होता है। तो हम याद रखेंगे। अगला हम नोट पॉइंट की बात करते हैं सर, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो एक बात बताओ, हमने लिखा था गीले गीले कागज कागज पर लिखना लिखना कठिन होता है, कठिन होता है। क्यों, तो हम जानते हैं सर कागज अगर सूखा है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में अभी आसंजन बल ठीक ठाक है, वो दूसरी चीजों को चिपका लेगा। लेकिन अगर पानी डाल दिया, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी का पार्टिकल्स का जो आसंजन बल ज्यादा होता है, पानी का आसंजन ज्यादा होता है और ससंजन कम होता है। मतलब पानी से भरी हुए कोई टब है, उसमें अगर मैंने ये मार्कर को डुबोया तो पानी इस पर चिपक के चला आएगा। क्यों चिपक के चला आया, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो लग रहा था वो था ससंजन बल, और जैसे ही मैंने इसको डुबोया है तो वो उस पानी के कण और इसके मध्य में लगा आसंजन बल। अब ये आसंजन ज्यादा है इसीलिए ये चिपका के लेकर आ गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि सर पानी का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो ससंजन बल है वो कम होता है और आसंजन ज्यादा होता है। तो पहले हम बात करते हैं सर गीले। अब पानी अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाएगा तो वहां पर वो आसंजन बल को कम कर देगा, क्योंकि भाई साहब उसका जो गिरने के कारण वो थोड़ा सा स्मूथनेस ला देता है। तो हम यही बात बोलेंगे गीले कागज पर लिखना कठिन होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि गीले कागज में पानी आ गया ना, तो पानी ने उसकी सरफेस को गीला करने के कारण वहां पर आसंजन बल को कम कर दिया, आसंजन बल को कम कर दिया। देखो खुद पानी के पास आसंजन बल ज्यादा रहता है, दूसरी चीजों से बहुत जल्दी चिपकता है, पानी खुद दूसरी चीजों से चिपकता है। लेकिन अगर पानी किसी सतह पर डाल देंगे तो उस सतह के आसंजन को घटा देगा। मतलब देखो ये अजीब सी बात है, ये याद रखना कि पानी का खुद का आसंजन बल किसी मतलब दूसरी से चिपकने का गुण ये तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर पानी को किसी सतह पर डाल देंगे तो उस सतह के आसंजन को घटा देगा। तो जैसे जैसे ही हमने पानी को कागज पर डाला तो काजल का जो कागज है उसका आसंजन कम हुआ और ये लिखना हमारे लिए कठिन हो गया। तो हम कहेंगे सर क्यों, असंजन बल, असंजन बल के घटने के कारण, ये इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम बात करते हैं, ये अभी जो मैंने बात बोली है कि जल का ससंजन बल, ससंजन बल इसके इसके असंजन बल, असंजन बल से कम होता है। इसीलिए जब जब जल में
किसी चीज को डुबोया जाता है, डुबो या ऐसे लिख दो, डुबो कर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वह वस्तु वस्तु भीग जाती है, भीग जाती है। सर हम पूछें सर क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, आप हमको इसका जवाब बताइए कि सर अगर हम ये हमने ऊपर कारण कारण लिख दिया है तो यहाँ क्यों का कोई मतलब नहीं, क्यों का जवाब इसी में है। देखो जल का संसंजन बल इसके आसंजन बल से कम होता है, संसंजन कम है, आसंजन ज्यादा है, मतलब खुद से जुड़ने की जो प्रकृति है वो कम है, लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया तो उससे बहुत जल्दी चिपकेंगे हम, मतलब ऐसा गुण है। पानी का गुण कैसा है कि अपने आप के पार्टिकल से हम चिपके हैं वो तो ठीक है, नॉर्मल चिपके हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो हम उससे बहुत जल्दी भाग के चिपकेंगे, ये इसका गुण है। इसीलिए मान लो अगर ये पानी से भरा हुआ कोई बीकर है और इसमें पानी है, मैंने इसमें एक वस्तु को, ये है हमारे पास कोई वस्तु, इसको मैंने डाल के बाहर निकाला तो ये हमारे पास वस्तु आ गई, लेकिन ये जल की बूंदें इसके ऊपर चिपक जाएंगी। इसका मतलब क्या है सर, अगर जल का सासंजन ज्यादा होता तो इसके पास ये इस पर चिपकता ही नहीं पानी, लेकिन जल का जो सासंजन था वो तो कम था, लेकिन जब दूसरी वस्तु इसमें डाली गई तो जब निकाला गया तो कुछ बूंदें यहाँ चिपक के आ गई, इसका मतलब सर इसका आसंजन ज्यादा है। तो हम याद रखेंगे सर जल का आसंजन ज्यादा होता है और ससंजन कम होता है, मतलब दूसरी चीजों को बहुत जल्दी चिपकता है और अपनी अणु के पास जो चिपका है वो नॉर्मल उसका बल है, लेकिन उस बल से ज्यादा होता है आसंजन अगर हम दूसरी चीज को लेकर आएंगे। तो ये इसके पीछे कारण है। तो ये जो क्यों है, इस क्यों का जवाब इसी में है कि ये ससंजन कम होता है और इसका आसंजन ज्यादा हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम समझते हैं कि सर नवचंद्रक क्या होता है और उसका आकार किस तरह से होता है। मरकरी को भरेंगे तो उसका नवचंद्रक किस आकार का होगा, अगर पानी को भरेंगे तो उसका नवचंद्रक किस आकार का होगा। तो चलिए हम इनको समझते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम नवचंद्रक समझ लेते हैं, आखिरकार नवचंद्रक क्या होता है। इसको इंग्लिश में मिनिस्कस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है नवचंद्रक या फिर मिनिस्कस। ये क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बीकर है और इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया है। तो एक बात बताइए, इस लिक्विड की कुछ सतह होगी, लिक्विड की एक ये सतह है जो कि इस बीकर की दीवार से बंधी हुई है, एक ये सतह है जो इससे बंधी हुई है, और एक सर नीचे की सतह है ये भी बंधी हुई है। लेकिन ये जो है लिक्विड की जो ये सतह है ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र पृष्ठ है। ये जो इसमें जो भी लिक्विड भरा है इसका ये स्वतंत्र पृष्ठ है, और इस स्वतंत्र पृष्ठ को हम ऊपर से देख सकते हैं कि सर ये कैसा है। तो हम अगर बात करें सर ये मेनिस्कस या नवचंद्रक क्या होता है, तो हम बात करेंगे सर कोई भी द्रव है, किसी भी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का आकार जो होता है सर उसी आकार को ही हम नवचंद्रक कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का आकार ही उसका नवचंद्रक कहलाता है। हमें समझ में आया सर नवचंद्रक क्या है। नवचंद्रक क्या है, कोई लिक्विड है, अगर वो किसी में भरा है तो उसकी जो सतह तुमको दिखाई दे रही है, तो जो सतह दिखाई दे रही है उसका जो आकार है, उसकी जो शेप है सर उसी को नवचंद्रक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सर ये जो नवचंद्रक है ये अलग अलग लिक्विड का अलग अलग प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया है। जैसे मैंने ये कहा है कि सर ये जल है, अगर यहाँ पर जल भरा हुआ है तो जल में मैंने बताया था जल के अणुओं के मध्य कैसा बल कार्य करता है सर, ससंजन बल कार्य करता है, और जब दूसरा कोई पदार्थ इसके पास में लेके आते हैं तो फिर आसंजन बल कार्य करता है। तो मैंने ये कहा था कि जल का ससंजन ज्यादा है कि आसंजन ज्यादा है, बताओ कौन सा ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि जल खुद से चिपका है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जब इसके पास कोई दूसरा आएगा तो उससे बहुत जल्दी चिपकेगा, मतलब सर इसका आसंजन ज्यादा होता है। आसंजन ज्यादा होने के कारण ये दूसरे से बहुत फास्ट मतलब बहुत जल्दी उसके साथ चिपकता है। तो हम यहाँ बात करें सर अगर इसमें जल है तो ये जो देखो जल तो खुद के पार्टिकल के साथ जुड़ा रहेगा वो तो होगा ससंजन बल, लेकिन ये जो कांच की दीवार है, ये जो बीकर है,
ये बीकर जिस भी धातु का है या फिर मान लो कांच का है, तो ये कांच की दीवार है, तो सर ये कांच हो गया और ये जल हो गया। तो कांच के पास में ये जल है, तो ये जो जल होगा ये कांच से चिपकने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी चीजों से चिपकने का बहुत प्रयास करता है। अगर इसके पास कोई दूसरी चीज लाएंगे तो उसे बहुत जल्दी ये चिपकेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ जल के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स यहाँ चिपक के थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, ये चिपक जाता है, ये ऊपर चिपकने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ के पार्टिकल खिंच के ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ का भी पार्टिकल खिंच के ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो पृष्ठ है, ये जो स्वतंत्र पृष्ठ है, वो कुछ ऐसे नजर आती है, वो कुछ ऐसे धसी हुई नजर आती है। तो ये जो धसी हुई नजर आ रही है इसी को बोलते हैं अवतल। ये जो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बीकर में जल भरेंगे तो सर उसका जो नवचंद्रक बनेगा वो अवतल आकार का बनेगा, अवतलाकार बनेगा। तो हम बोलेंगे सर ये है जल का नवचंद्रक, चंद्रक, अवतल, अवतलाकार, अवतलाकार होता है। हमें इतना समझ में आया कि सर जल है, दूसरे से बहुत जल्दी चिपकेगा। तो अगर हमने इसमें भरा है तो वो खुद से चिपका है वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे ये कांच की दीवार के पास में जाएगा तो कांच की दीवार से चिपकने का प्रयास करेगा और ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी आकृति बनकर निकल के आएगी। तो ये जो आकृति बनकर नजर आती है सर इसी को नवचंद्रक कहते हैं। और ये नवचंद्रक है, इसका आकार अगर देखा जाएगा तो सर ये धसा हुआ है। ये जब धसा हुआ होता है उसको हम अवतल बोलते हैं, अवतल। वो हम लेंस वाले और दर्पण वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे अवतल क्या होता है, उत्तल क्या आता है। लेकिन अभी ये जो आकार है, इस वाले आकार को, धसा हुआ आकार होता है, इसको हम अवतल बोलते हैं। तो ये अवतलाकार है। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ये बताइए जल का नवचंद्रक कैसा होता है, तो हम कहेंगे अवतलाकार होता है। अगला बात करते हैं सर मरकरी के पास मैंने क्या बताया था सर, इसका संसंजन बहुत ज्यादा है, ये दूसरे से चिपकता ही नहीं है, मतलब दूसरे से चिपकने का गुण नहीं रखता है, ये अपने आप से बहुत तीव्र गति से चिपकेगा। तो जब हम यहाँ पर कांच के बर्तन में इसको भरते हैं तो यह कांच का पार्टिकल है और यहाँ मरकरी का पार्टिकल है। तो यहाँ जो मरकरी के पार्टिकल्स होंगे वो ये कहेंगे कि भाई साहब हमें अपने ही दोस्तों के साथ जाके चिपकना है। तो ये आकर यहाँ के जो पार्टिकल होंगे वो सब अपने ही दोस्तों के पास चिपकने के लिए भागेंगे, तो इससे दूर भागेंगे तो यहाँ आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ के जो पार्टिकल होंगे वो अंदर की तरफ भागेंगे और यहाँ पर, क्योंकि ये खुद से चिपकने की प्रकृति ज़्यादा रखता है, तो ये जब किनारे हैं यहाँ पर ये मुड़कर थोड़ा सा इस तरह से आकार धारण कर लेगा और ये जो आकार होता है ये वाला, ये होता है उत्तल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एच जी का नव चंद्रक उत्तलावकार होता है, उत्तलावकार होता है। हमें समझ में आया। अगर सवाल आया कि सर मरकरी का जो नवचंद्रक होता है वो कैसा होता है, तो हम ऑप्शन दे देंगे सर उत्तलावकार है, अवतलावकार है, कि समतलाकार है, कि नन ऑफ दीज है। तो हम कहेंगे सर उत्तलावकार होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर दूसरे से नहीं चिपकता है, अपने ही कण के पास चिपकने का प्रयास करेगा, तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये इस तरह से बन गया। तो ये है हमारा उत्तल और ये है अवतल। तो ये हमें यहाँ से समझ में आया। अगला ये है, ये कांच का ही बीकर था और हमने इसमें द्रवित कांच ही भर दिया, तो कांच, ये भी कांच और ये भी कांच, तो कांच कांच के बीच में कोई दिक्कत नहीं, जैसा पर लग रहा था वैसा ही लगेगा। इसका मतलब सर ये है, ये द्रवित कांच है और ये बीकर भी कांच का है, तो इसके मध्य में ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, समतल। तो हम कहेंगे कि समान प्रकार के बीकर तथा द्रव का नवचंद्रक समतलाकार होता है, समतलाकार होता है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि एक एक्स धातु है और इस एक्स धातु का हमने बीकर बनाया है और इसी एक्स धातु को पिघलाकर उसमें डाल दिया है, तो बताइए इसके नवचंद्रक कैसा होगा, इसका नवचंद्रक कैसा होगा। तो हम कहेंगे सर समतलाकार होगा। क्यों? क्योंकि जिस धातु का वो बीकर था उसी धातु को पिघलाकर, वैसे ही धातु को पिघलाकर उसमें डाला है, तो नवचंद्रक समतलाकार होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये समतल है, समतल, ये समतलाकार हो गया। और ये उत्तल है, उत्तलाकार हो गया। और ये अवतल, ये अवतलाकार हो गया। अब यहाँ से हमें समझ में आता है कि सर एक बार बताइए, सर यहाँ से कौन आता है, स्पर्श कोण। आखिरकार सर ये जो कांटेक्ट एंगल निकालते हैं, यहाँ से हम कांटेक्ट एंगल, CON कांटेक्ट एंगल, ANGLE, ये भी पूछता है कि सर कांटेक्ट एंगल जो है, कांटेक्ट एंगल क्या होता है और जल के लिए कितना है और मरकरी के लिए कितना है। बाकी के लिए हमें याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन हम इतना याद रखेंगे कि सर जल और मरकरी का कांटेक्ट एंगल
कितना होता है। और ये क्या होता है, देखो नवचंद्रक है, नवचंद्रक के पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और वो स्पर्श रेखा जल के सतह के साथ जो भी एंगल बनाएगी सर वही को उसी को हम ये कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये नवचंद्रक है, इस पर स्पर्श रेखा कहाँ खींचेगी, अंदर खींचेगी कि बाहर खींचेगी। मान लीजिए अगर इस तरह से है, मान लीजिए अगर इस तरह से है तो इस पर स्पर्श रेखा किधर खींचोगे, बाहर ही तो खींचेगी, अंदर तो खींच नहीं पाएगी, तो हम बाहर खींचेंगे। तो इसका ऐसे ही पृष्ठ है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा अगर खींचेगी तो स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल ये बना थीटा। इसका मतलब ये जो पृष्ठ है ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल। नीचे ही तो लिक्विड था तो भाई लिक्विड के ही साथ एंगल देखेंगे, तो ये बना रहा है थीटा। और अगर हम बात करें सर यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचने का करेंगे तो किस तरह से जाएगी स्पर्श रेखा, ये उत्तल थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, उत्तल उत्तल यहाँ लिखा। अब यहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा इस तरह से कुछ जाएगी, स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी और ये स्पर्श रेखा जल के साथ मतलब इसके साथ एंगल कितना बनाएगी, तो ये एंगल आएगा निकल के, यहाँ ये एंगल आएगा थीटा। तो ये इसका एंगल हो गया। और अगर हम बात करें सर ये है पृष्ठ, इस पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो सर ये पृष्ठ तो सीधी है तो स्पर्श रेखा ऐसे ही जाएगी। अगर स्पर्श रेखा इस पर खींचोगे भी तो स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी। तो यहाँ जो थीटा होगा, यहाँ थीटा क्या बनेगा, मान लीजिए एक ऐसे पृष्ठ है और उसी के समांतर एक और पृष्ठ ऐसे ही है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा सर, शून्य होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर भी थीटा होगा वो शून्य होगा। लेकिन देखो हमें याद रहे मरकरी के लिए थीटा कितना होता है, मरकरी के लिए 130 अंश होता है। और अब ये जल के लिए ये वेरी करता है, 8 से 18 अंश होता है। तो हम बात करेंगे फिर नव चंद्रक के पृष्ठ पर लिक्विड LIQUI लिक्विड द्वारा बनाया गया कोण ही कॉन्टैक्ट एंगल संपर्क कोण कहलाता है। तो संपर्क कोण कहलाता है कौन सा, कि सर नवचंद्र के पृष्ठ पर ही स्पर्श रेखा खींच देंगे वो होगा। अब एक बात समझ जाना कि सर जितने भी ऐसे लिक्विड होंगे जिनके बीच में देखो यहाँ पर कौन सा बल ज़्यादा था। अगर हम बात करें सर इस वाली कंडीशन की, तो इस वाली कंडीशन में क्या था, देखो इसी के नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ लिखा ससंजन। देखो यहाँ ससंजन ज़्यादा है कि असंजन ज़्यादा है, तो ससंजन ज़्यादा है असंजन से। ससंजन ज़्यादा है और असंजन कम है। ससंजन ज़्यादा है इसीलिए ये अपने से ही जुड़ा, तो यहाँ ये वाली कंडीशन बनती है। सर यहाँ क्या बनती है, तो हम यहाँ करेंगे सर ससंजन कम है और असंजन ज़्यादा होता है। इस वाली के लिए हमने लिखा कि सर ससंजन बल कम होता है और असंजन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अब अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि एक ऐसी कंडीशन हमने आपके सामने रखी है वहाँ पर ससंजन बल ज़्यादा है और असंजन बल कम है, तो नवचंद्रक कितना होगा, नवचंद्रक कैसा होगा, तो हम कहेंगे सर उत्तल जैसा होगा। इसका मतलब ससंजन ज़्यादा होने पर असंजन कम होने पर नवचंद्रक उत्तल हो जाता है। और अगर हम बोलेंगे कि सर ससंजन कम है और असंजन ज़्यादा है तो सर कैसा होगा, तो सर अवतल होगा। और ससंजन और असंजन बराबर है, हम कहेंगे ससंजन बराबर असंजन। तो नवचंद्र कैसा होगा, समतल होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जिसका नवचंद्रक उत्तलावकार होगा उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा वो हमेशा 90 से ज़्यादा होगा, 90 से हमेशा ज़्यादा ही निकलेगा। तो हम बात करेंगे सर यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 होता है 100%, ये बात याद रखनी है। और जब यहाँ पर जब कोई ऐसा है सर जिसका ससंजन कम है और असंजन ज़्यादा है जैसे कि जल का, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमेशा 90 अंश से छोटा होगा, ये हम याद रखेंगे। और जब समतल और उस ये जो समतलाकार वाली जो कंडीशन बनेगी, जब ससंजन और असंजन बराबर होता है तो वहाँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है, हम याद रखेंगे इस बात को। तो अब यहाँ से देखो किस तरह से घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है, आपसे ये कहेगा कि एक ऐसा लिक्विड है जिसके बीच में ससंजन बल ज़्यादा है और असंजन बल कम है, तो बताइए इसका नवचंद्रक कैसा होगा। यहाँ से कंडीशन देखना, ससंजन ज़्यादा है तो खुद से चिपकेगा और खुद से चिपकेगा तो सर ऐसा बना लेगा,
कुल मिलाकर ये माइंड में ये चित्र आ जाए कि सर नवचंद्रक उत्तलावकार होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लिक्विड को मैंने एक बीकर में भरा है, एक लिक्विड को मैंने बीकर में भरा है, लेकिन उस लिक्विड का जो असंजन ज्यादा है, मैंने कहा असंजन बल ज्यादा है, इसका ससंजन कम है, तो फिर इसका नवचंद्रक कैसा होगा? तो तुम कहोगे सर उसका नवचंद्रक अवतलावकार होगा, अवतलावकार होगा। सवाल ये पूछ सकता है कि एक बात बताओ, जल जो है ना, जल का जो स्पर्श कोण है, जिसको हम कॉन्टेक्ट एंगल कहते हैं, सर जल के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक ये होता है। 8 अंश से लेकर 18 अंश तक ये होता है। तो 8 अंश से लेकर 18 अंश तक ये वेरी करता है। और हम बात करें सर मरकरी के लिए नवचंद्रक की स्पर्श रेखा, नवचंद्र पर स्पर्श रेखा जो खींची गई है, तो वहां कॉन्टेक्ट एंगल कितना बनेगा? तो हम कहेंगे सर 130 अंश होता है। मरकरी के लिए नवचंद्रक पर खींचा गया जो कोण होगा वो कितना? 130 अंश होता है। और समान प्रकार की वस्तुओं के मध्य खींचा गया एंगल जो कॉन्टेक्ट एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से सवाल समझ में आएगा। अगर हम देखो यहाँ से बहुत तरीके के सवाल बनेंगे। हम कहें कि सर एक ऐसा लिक्विड है जिसका ससंजन और असंजन बराबर है, तो बताइए उसका नवचंद्र कैसा होगा? हम कहेंगे सर समतल होगा। अगर हम बात करेंगे सर एक ऐसा लिक्विड है जिसका ससंजन ज्यादा है, असंजन कम है, ससंजन ज्यादा है, असंजन कम है, तो उसका नवचंद्र कैसा होगा? सर उत्तलावकार होगा। अगर हम बात करेंगे सर ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका ससंजन कम है लेकिन असंजन ज्यादा है, तो सर उसका कैसा होगा? अवतलावकार होगा। अगर हम बात उल्टा यहाँ से घुमाकर पूछ लेगा कि एक ऐसा लिक्विड है जो बीकर में उत्तलावकार बनाता है, उसका नवचंद्रक उत्तलावकार है, तो बताइए उसका ससंजन ज्यादा होगा कि असंजन ज्यादा होगा? अगर उत्तलावकार का बन रहा है, अगर ये उत्तल आकार का बन रहा है, तो सर हम जानते हैं ससंजन ज्यादा होगा और असंजन कम होगा। मतलब उत्तल आकार का तभी बनता है जब खुद से चिपकने की प्रकृति ज्यादा होती है। तो सर यहाँ से घुमा घुमाकर तमाम तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। सर ये जो मरकरी के लिए 130 अंश होता है ये कॉन्टेक्ट एंगल, और जल के लिए 8 अंश से लेकर 18 अंश के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये हुई पूरी जानकारी, ससंजन बल और असंजन बल की पूरी जानकारी हुई। अगर मुझे लगेगा कि इससे कुछ बच गया है तो अगली जो भी बल होगा उसके साथ में उसको डिस्कस कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ससंजन बल और असंजन बल से इससे बाहर कुछ आएगा। यही है सब कुछ ससंजन और असंजन बल के बारे में। यहाँ से किस तरह से सवाल बनेंगे मैंने साथ ही साथ आपको डिस्कस कर दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और अब इसके आगे जो भी आगे का पल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई अब तो सब्सक्राइब कर लो। अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहे होंगे। देखो लगातार वीडियो देख रहे हो तो आनंद आ रहा होगा। फिजिक्स में अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं होगा तो इंटरेस्ट बढ़ा होगा तुम्हारा। अगर आनंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लो, और अब अभी तक आनंद नहीं आ पाया है तो अभी थोड़ा और वेट करो। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगी वैसे वैसे तुम्हारा आनंद बढ़ेगा और उसके बाद तुम सब्सक्राइब अंततः कर ही लोगे। तो चलिए खैर कोई नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली